अभी हम लोग हिल्स थ्योरम पढ़ेंगे, इसको कि बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम भी कहते हैं। ये एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम होता है और प्रूव करने के लिए बिहार बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में जनरली आता ही है। अब देखो हिल्स थ्योरम क्या कहता है, पहले उसको जान लेते हैं। When a line drawn parallel to a side in a triangle, एक ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल अगर एक लाइन खींचा जाए तो देन इट डिवाइड्स द अदर टू लाइन इन इक्वल रेशियो और प्रोपोर्शन। तो वो लाइन अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देता है। अब इसको अगर हम फिगर से समझें तो आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल बनाए, ये ट्रायंगल हमारा ABC है और एक लाइन हम किसी साइड के पैरेलल खींच लेते हैं। तो जैसे कि हम BC के पैरेलल एक लाइन खींच रहे हैं DE, ठीक है। BC के पैरेलल क्या खींच लिए, DE BC के पैरेलल है। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग ये अदर टू साइड्स को, अदर टू साइड मीन्स ये और ये, इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगा। यानी कि ये दोनों लाइन हमारा पैरेलल है और इस लाइन के वजह से ये दोनों साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड हो गया। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन सिर्फ है ये दो लाइन पैरेलल दिया गया। तो वी हैव गिवन, या हम लोग को दिया क्या गया है, गिवन है या दिया गया है BC पैरेलल टू DC, यानी कि BC के पैरेलल कौन है, DC है। और हमको प्रूव क्या करना है, तो प्रूव कि AD बाय DB इक्वल टू AE बाय BC। देख लीजिए, AD बाय DB इक्वल टू AE बाय BC, यही हमको प्रूव करना है। देखो ये दो लाइन पैरेलल दे दिया और इस लाइन के वजह से ये दोनों साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये सेगमेंट बाय इस सेगमेंट का रेशियो और इस दोनों सेगमेंट का रेशियो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन अपने से करना पड़ेगा, जैसे कि AD से या AB से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं और उसको मिला देंगे E से। ये परपेंडिकुलर हम ले रहे हैं, परपेंडिकुलर खींच रहे हैं किससे, AD या फिर कह सकते हैं AB से E पर। इसको ME बनाओ और फिर उसी तरह से AE और AC से भी हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर खींच लेंगे, जिसको कि NE बना देते हैं, ND बना देते हैं। तो ये ND परपेंडिकुलर है किसके, AC या AE के, AC या AE के परपेंडिकुलर है ND, और ME किसके परपेंडिकुलर है, AD या AB के। अब BE को भी ज्वाइन करना है और DC को भी ज्वाइन करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या किए हैं, कंस्ट्रक्शन में हमारा हुआ है तो ME कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और ME परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया किसके, AD के या AB के, क्योंकि एक ही लाइन है दोनों, इसलिए हम AB भी कह सकते हैं। और ND परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया वो AE के या AC के, AE या AC।
दो लाइन ज्वाइन किया गया है, जैसे कि एक बी को ई से ज्वाइन कर दिया गया तो बी ई लाइन ड्रॉप किया गया, और डी को सी से ज्वाइन किया गया तो डी सी लाइन ड्रॉप किया गया है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन अपने से करना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं इसको प्रूव कैसे करेंगे। ट्रायंगल ए डी ई का एरिया, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला तो पता है आपने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ट्रायंगल ए डी ई का अगर हम एरिया देखें तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो परपेंडिकुलर्स है, यानी हाइट दो। अगर बेस ये लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा या हाइट, और बेस अगर ये लेंगे तो परपेंडिकुलर या हाइट ये हो जाएगा। ठीक है, अगर बेस ए डी लेंगे तो परपेंडिकुलर एम ई, और बेस ए ई लेंगे तो परपेंडिकुलर एन डी हो जाएगा। समझ गए? यानी कि दो तरीके से हम लोग ए डी ई का एरिया निकाल सकते हैं। अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। एक तरीका हमारा होगा बेस ए डी लेकर के, यानी हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। यहाँ तब क्या लेंगे? ए डी बेस लिए हैं तो परपेंडिकुलर एम ई लिया जाएगा, एम ई। ठीक है, तो ये हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट इसको बना, और अगर दूसरे तरीके से देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू हाफ इंटू, इस बार हम बेस लेंगे इस तरफ वाला साइड, यानी ए ई बेस लेंगे, और ए ई बेस से बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर एन डी हो जाएगा, एन डी। ठीक है, ये इक्वेशन 2 बना दो। बबुआ इस दोनों को अगर डिवाइड किया जाए तो क्या वैल्यू मिलेगा? इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 वैल्यू मिलेगा, क्योंकि दोनों एक ही ट्रायंगल का एरिया है तो एक ही वैल्यू होगा। और जब सिमिलर वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर मिलता है? 1। जैसे कि 5/5 क्या मिलेगा आपको? आंसर 1 मिलेगा। समझ में आ गया? उसी तरह से जब हम सेम एरिया को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल रहा है? हाफ इंटू ए डी इंटू एम ई इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू एन डी। ये तो लिख सकते हैं, दोनों एक ही ट्रायंगल का एरिया। अब ये हाफ हमारा कैंसिल हो गया, और ए डी इंटू एम ई बाय ए ई इंटू एन डी इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्यों भाई? ये दोनों इक्वल है, इससे डिवाइड कर दिए इसको तो वैल्यू 1। या वैसे भी इसको जब हम बाय में लेके आएंगे तो इधर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। ये इक्वेशन 3 बना देना है। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 बना दिया। अब हम लोग ट्रायंगल बी डी ई का एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, यहीं पर परेशानी है। बी डी बेस लेना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर। चक्कर यही लगता है बाबू कि इसका परपेंडिकुलर क्या होगा। अगर बी डी बेस लिए तो क्या इस लाइन से, इस बी डी के लाइन से, बी डी का लाइन कौन?
बी डी का लाइन ये पूरा हो सकता है, सेगमेंट भले ही बी डी हो, लेकिन अगर बी डी लाइन का बात किया जाए तो कौन लाइन है, पूरा ए बी लाइन बी डी का है। और इस बी डी पर से ई पर परपेंडिकुलर दिया गया है, बी डी लाइन पर से ई पर परपेंडिकुलर दिया गया है क्या, तो बी डी लाइन को अगर आगे बढ़ के देखें तो इस लाइन पर से परपेंडिकुलर ई पर दिया गया है और वो है एम ई। क्या है, एम ई। फिर से एक बार समझ लेते हैं, अगर हमको किसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर में दिक्कत हो रहा है, जबकि हमको बेस ये बी डी ई लेना है, बी डी ई, देखिए ये ट्रायंगल है हमारा बी डी ई। अब इसमें हम बी डी बेस ले चुके हैं, बी डी बेस ले चुके हैं, तो परपेंडिकुलर कहते हैं किसको हैं, परपेंडिकुलर हम कहेंगे कि अब जो थर्ड वर्टेक्स बचा, तीसरा कोना जो बचा है, वो इस लाइन से उस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब ये लाइन, तो ये तो एक सेगमेंट है, लाइन अगर हम देखें तो कहीं भी इसको बढ़ा के हम लोग कर सकते हैं, इधर बढ़ा दिए, इस लाइन को हम इधर बढ़ा दिए, है कि यहीं से हम ई पर परपेंडिकुलर दे सकते हैं, और वही क्या है, एम ई है, फिगर में वही एम ई। समझ में आ गया। तो बी डी पर से भी परपेंडिकुलर क्या है, एम ई है, चूंकि लाइन वही है। तो यहाँ भी हम लोग परपेंडिकुलर क्या ले लेंगे, एम ई ले लेंगे, ठीक है। अब चलेंगे एरिया ऑफ सी ई डी से, एरिया ऑफ सी ई डी से यानी इस ट्रायंगल से, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, सी ई डी हाफ इंटू, अब तो जल्दी से बोलो, इसका बेस क्या लेंगे, इसका बेस सी ई लेंगे, बेस क्या ले लिए, सी ई। तब उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा एन डी, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एन डी, ठीक है। परपेंडिकुलर एन डी क्यों हुआ, ये इस ट्रायंगल में हम समझा चुके हैं कि इस लाइन पर से परपेंडिकुलर डी पॉइंट पर अगर देखें तो वो एन डी ही है, क्योंकि ये लाइन यहाँ तक है। अब अगर हम इस ट्रायंगल को, अगर क्लास 9 में एक थ्योरम है कि अगर कोई दो ट्रायंगल दो पैरेलल के बीच में हो, मान लेते हैं ये दोनों हमारा पैरेलल है, पैरेलल है, और इसके बीच में ही दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हम ये वाला कह सकते हैं और एक ट्रायंगल ये वाला कह सकते हैं, ये दो ट्रायंगल है, ठीक, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, तो इस दोनों का एरिया बराबर होगा। क्लास 9 में एक थ्योरम है, दो पैरेलल के बीच और सेम बेस से यानी कि दोनों पैरेलल में से कोई एक पैरेलल कॉमन साइड होना चाहिए इस ट्रायंगल का, तो ये पैरेलल साइड जो है इस ट्रायंगल का भी है और इस ट्रायंगल का, दोनों के लिए कॉमन साइड हो गया, प्लस में ये दोनों पैरेलल के एग्जैक्ट बीच में आ रहा है, तो इसलिए दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका यानी बी डी ई का एरिया और डी ई सी का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, ये दोनों इक्वल है, किस वजह से, आप कारण नहीं दोगे तो मार्क्स काट लिया जाएगा, क्योंकि इसका सेम बेस है और बिटवीन पैरेलल, दो पैरेलल के बीच है, ये दोनों पैरेलल है उसके बीच है, और दोनों का ये साइड कॉमन है जिसको हम बेस बोल रहे हैं, सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में, इस वजह से दोनों का एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम बी डी ई का यहाँ से लेना है हाफ इंटू
बी डी इंटू एम ई, और सी ई डी का लेंगे हाफ इंटू सी ई इंटू एन डी। अब हाफ यहाँ भी कैंसिल, अब ये दोनों हमारा इक्वल है, तो बी डी इंटू एम ई बाय सी इंटू एन डी, सी ई इंटू एन डी, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बच रहा, इसको बाय में लेते हुए, और ये इक्वेशन 4 बना दें। अब इक्वेशन 3 था हमारा और ये 4 आ गया। इक्वेशन 3 में हम देखेंगे उसका भी वैल्यू 1 है, और 4 का भी इक्वेशन का वैल्यू क्या है, 1 है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, समीकरण 3 और 4 से ये दोनों को देखा जाए, दोनों का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हो जाएगा। 3 में क्या था, 3 में था ए डी इंटू एम ई बाय ए ई इंटू एन डी, ये हमारा 3 में था, इक्वेशन 3 में, जिसका वैल्यू 1 था। और इक्वेशन 4 का भी वैल्यू 1 आया। इक्वेशन 4 क्या था हमारा, बी डी इंटू एम ई इक्वल टू सी ई इंटू एन डी, यही हमारा इक्वेशन 4 था। इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो दोनों आपस में क्या, इक्वल। अब एम ई कैंसिल, चूंकि दोनों एक ही फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर यानी अंश को अंश से और हर को हर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल किया जा सकता है, बशर्ते जोड़ घटाव में नहीं होना चाहिए। ऐड और सब्ट्रैक्ट में ऐसा काम नहीं होता है, सिर्फ मल्टीप्लाई के साथ हो सकता है। एन डी भी कैंसिल हो गया। अब अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो ए डी बाय बी डी इक्वल टू ए ई बाय सी ई। अच्छे से देख लीजिए क्या हुआ, सिर्फ जरा सा एक्सचेंज हुआ है, बी डी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इसका डिनोमिनेटर बना, यहाँ चूंकि ये ऊपर है ये नीचे आया, और ए ई उसके पोजीशन पे चला गया, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई में हो सकता है। ये हमारा थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम यही था। क्या हम लोग प्रूफ तक पहुंच चुके हैं, प्रूफ तक पहुंच चुके हैं। यहाँ ईसी है और सीई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइन सेगमेंट को हम लोग दोनों को अल्टरनेट लिख सकते हैं। अब कहीं कहीं एग्जाम में इसका एक डेरिवेटिव पूछता है, जैसे यहाँ आपका ए डी बाय डी बी है, इसमें ए डी बाय डी बी है, डी बी बी डी एक ही बात है, ए डी बाई डी बी है, लेकिन एग्जाम में अब आपका मान लेते हैं दे दिया जाए ए डी बाई ए बी, यानी कि ये पूरा साइड यहाँ पर क्या ले लेगा, ए बी ले लेगा, और ए ई बाय ए सी ले लेगा पूरा ए सी। उसको कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए। तो अगर वैसा रहा तो हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे, यानी कि इतना काम आपको करना पड़ेगा, पूरा थेल्स थ्योरम को यहाँ तक पहुँचाना होगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो एक प्रूफ तो ये हो गया आपका, एक प्रूफ ये हो गया। अगर यही सिर्फ प्रूफ करने, सिर्फ ये लिखा हुआ है और प्रूफ करने बोला जाए थेल्स थ्योरम को, तब हम यही प्रूफ करके छोड़ देंगे। और अगर क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया जाए कि इफ बी सी पैरेलल डी, और जो भी होगा वहाँ क्वेश्चन में ट्रायंगल के अकॉर्डिंग पी क्यू आर भी हो सकता है, तो इसलिए अगर ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है और इतना बाय पूरा, ठीक है, और इतना बाय पूरा, अगर वैसा दिया हुआ रहे तब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए कैसे आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम इसको दोनों को इन्वर्स में लिखेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों का,
बी डी बाय ए डी इक्वल टू सी ई बाय ए ई। ठीक है, दोनों का क्या किए, रेसिप्रोकल कर दिए। अब दोनों में 1 ऐड कर देंगे, बी डी बाय ए डी प्लस 1 और सी ई बाय ए ई प्लस 1। अब इसको ऐड करेंगे, बी डी प्लस ए डी ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 1 से और बाय ए डी इक्वल टू, उसी तरह से इसको भी ऐड कीजिए, तो सी ई प्लस ए को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा, ए ई बाय ए ई। ठीक, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, बी डी प्लस ए डी, बी डी प्लस ए डी, क्या पूरा लाइन बन रहा है, क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, ए बी बन जाएगा बाय में क्या था पहले से, ए डी था। उसी तरह से सी और ए ई को जोड़ेंगे, सी ई और ए ई को जोड़ेंगे तो पूरा लाइन ए सी बन रहा है, ए सी बाय ए ई। तो हम लोग प्रूव तक पहुंच चुके हैं इसके अल्टरनेटिव का। अब इसका इन्वर्स लिख देना, इन्वर्स इसका लिख देना है, ए डी बाय ए बी इक्वल टू ए ई बाय ए सी। यही वो अल्टरनेटिव है जो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है, लेकिन ये लिखा हुआ रहे तभी हम इसको आगे बढ़ाएं। अगर ये प्रूफ करना हो तभी हम इसको बढ़ाएंगे आगे, अदरवाइज नहीं तक प्रूव हो जाता है थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।